Friend, today we will start our new chapter that is current electricity. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो चैप्टर है 8 मार्क्स का चैप्टर है एंड इट कंटेन्स 3-4 डेरिवेशन ओनली एज रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्ड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 और 4 डेरिवेशन हैं. रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी विद ग्राफ बनाएंगे इसमें हम. इंटरनल रेसिस्टेंस, जो बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस है होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी क्या रिलेशन है, ये वाली रिलेशन प्रूव करेंगे. किरचॉफ्स लॉ हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, देयर आर द टू लॉज ऑफ किरचॉफ, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वी विल डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. पोटेंशियोमीटर एंड प्रिंसिपल एंड बेस्ड न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल. तो ये हमारा जो पोर्शन है बच्चों, ये प्रैक्टिकल का भी है. ये प्रैक्टिकल है हमारे, ये प्रैक्टिकल है हमारे. तो ये पोर्शन हमें बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के ये 2 प्रैक्टिकल हैं. कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ 2 सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, और मीटर ब्रिज यूज़ करके अननोन रेसिस्टेंस को निकालना, ये भी प्रैक्टिकल है. तो 3 या 4 प्रैक्टिकल है हमारे, इसको बड़े अच्छे से हम देखेंगे. तो फर्स्ट वीडियो में हमें करना है, पहले तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो फर्स्ट वीडियो में है, ये सारा सेकंड वीडियो में है यहाँ तक, और ये थर्ड वीडियो में है, और ये फोर्थ वीडियो में है. कुल मिला के इसकी 6th वीडियो है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं. ठीक है, तो यस, लेट्स स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी. पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है, ओके. टुडे वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, okay, as we know very well, those substances which have free electrons in it can flow the current through them. ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट केवल उन्हीं सब्सटेंस में फ्लो करता है, और उन्हें क्या हम कहते हैं, एग्जाम्पल उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर, और वी कैन से मेटल. क्लियर. तो टॉपिक है हमारा व्हाट इज करंट. तो यहां से स्टार्ट करेंगे. तो वी नो वेरी वेल द फ्लो of electrons through a conductor per unit time. पर यूनिट टाइम क्या होता है, इज कॉल्ड करंट. 10th में हमने काफ़ी पढ़ा है. ठीक है, करंट का इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का चलना, क्योंकि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने स्टडी की थी जो चार्ज रेस्ट में थे, और इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं चार्ज इज इन मोशन. ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, दैट इज I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. क्लियर है. एज वी नो वेरी वेल, कुलम चार्ज किस में, कुलम में, टाइम सेकंड में. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. ठीक है, एम्पियर से डिनोट करते हैं. चलिए बात करते हैं इसकी, स्केलर है या वेक्टर है, ये भी हम देख लेते हैं. एज करंट हैज़ डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी होती है, that is from positive to negative.
पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि जिसकी डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसके बावजूद भी एज करंट हैज़ डायरेक्शन दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ाया है जिसमें डायरेक्शन होती हैं वो कौन सी क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर। लेकिन इसमें तो डायरेक्शन भी है, क्वेश्चन ये आता है, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो इसका रीज़न है सिंपल, बिकॉज करंट कैन बी एडेड बाय एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग इसको हम ऐड कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि ऐसे, सपोज यहाँ से आया 2 एम्पियर करंट, यहाँ से गया 3 एम्पियर करंट, ठीक है। तो टोटल करंट कैसे जोड़ेंगे, 5। कितना हो गया, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, कितना हो गया, 5 एम्पियर। एल्जेब्रिक सम कर दिया हमने। तो जो भी आज से याद रखेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो एल्जेब्रिक सम से ऐड होती हैं, सिंपली हम उन जिनको जोड़ सकते हैं वो केवल स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है ना। तो वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। तो हम क्या हुआ कि करंट हैज़ डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज करंट कैन बी एडिड बाय एल्जेब्रिक सम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक ये, यस, तो हमने देखा, तो डिफाइन 1 एम्पियर, एक डेफिनेशन आ जाएगी, डिफाइन 1 एम्पियर, ये भी हमने 10th में पढ़ा हुआ है। 1 एम्पियर को डिफाइन करें, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ चार्ज कितना हो, 1 कूलम हो, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, देन क्या होगा, देन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम flows through a conductor in 1 second, then current in the conductor is equal to 1 एम्पियर। क्लियर है? तो करंट ये 1 एम्पियर होगा। फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमने इसकी एसआई यूनिट भी देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो वी नो वेरी वेल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, वी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to the current flow through a conductor। ये हमें पता है, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वी नो वेरी वेल, सिंबल आ जाएगा कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू RI, ये आया यहाँ पर, ठीक है। वेयर R क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कोल्ड रेसिस्टेंस, इसको हम रेसिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। ये वैसे तो बच्चों हमने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर लें हम पहले कि हाँ। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या करती है, रेसिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, इट opposes the flow of current, थ्रू अ कंडक्टर में,
क्लियर है? और थ्रू अ कंडक्टर एंड इट कन्वर्ट्स, क्या करती है? इट कन्वर्ट्स करंट, किसमें कन्वर्ट करेगी? इनटू हीट, हीट में उसको कन्वर्ट करेगी। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? ये भी यहीं पे लिख लेते हैं हम इसको। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ओम, ठीक है। तो एसआई यूनिट ओम है, ये हमने देखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ऐसा हमें देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। रेसिस्टेंस डिपेंड्स, तो बच्चों उसको याद रखेंगे, क्योंकि बहुत हमें क्या लगता है, काफ़ी बार हमें लगता है, जैसे कि हमने देखा, वी नो वेरी वेल, वी इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? आई आर आया था, है ना। v इज इक्वल टू आई आर, तो यानी कि r किसके इक्वल हो गया? r इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो हमें फॉर्मूले से लगेगा कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जो है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसके लग रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें। तो फॉर्मूले में हमने लिखा है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के और डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है i के। तो ये रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द v एंड i, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है ना i पे डिपेंड करती है, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के। क्योंकि r जब हमने लिखा था, r तो यहाँ पर कांस्टेंट आया था ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे फिर कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है? तो ये, तो उसमें देखते हैं नंबर फर्स्ट, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। फिर नंबर फर्स्ट, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट तो ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, क्लियर। तो दैट इज, और नंबर थर्ड, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है ना। तो इसलिए जो गर्मियों में जो ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होते हैं उनका रीज़न क्या होता है? एक तो उस पर लोड, और ऊपर से गर्मी के कारण रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेसिस्टेंस के बढ़ने से क्या होता है? वायर हीट हो जाएगा और वो टूट जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? तार की मोटाई को। जो मोटे तार हैं, जितने मोटा तार होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। हमें पता है कि भाई इस तार की रेसिस्टेंस मान लो 1 ओम है, तो इसकी तो और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन ये मैंने लिखा इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर ये उल्टा है। सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में ये तो हमारा जो नेक्स्ट वो सेकंड बुक में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर में, हम उसमें देखेंगे रेसिस्टेंस का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने देखा इन केस ऑफ कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेमी कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट तो टॉपिक भी आएगा हमारा, उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर फोर्थ, रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स
ऑन मटीरियल, ठीक है ना, मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, इस पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, उसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, ठीक है ना। सिल्वर हुआ, देन कॉपर हुआ, देन एल्यूमिनियम हुआ, है ना। तो सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। कॉपर भी काफ़ी अच्छा, इसमें भी कम रेसिस्टेंस होती है, लेकिन ये भी कॉस्टली पड़ता है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, जो ये मान लो ये खंबा है, टावर है, तो ये जो वाले जो वायर होते हैं किस चीज़ के होते हैं, एल्यूमिनियम के। ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब बच्चों जैसे हमने देखा एज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वी गेट, तो यहाँ से आएगा वी गेट आर रो एल ए, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, तो यहाँ पर रो कांस्टेंट टर्म है और रो कोल्ड रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको रेसिस्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले जितना भी बेसिक कंसेप्ट है बेशक हमने 10th में पढ़ा है, लेकिन उसको हम एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि चैप्टर सारा हमारा किसके ऊपर है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा सारा चैप्टर। तो इनको अच्छे से हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है, लेंथ पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स मोटाई तार की, ठीक है। और कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, सेमी कंडक्टर अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और आल्सो डिपेंड ऑन द मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे कि सिल्वर में रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है तो करंट विल फ्लो वेरी इजीली, वेरी स्मूथली, फिर देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखते हैं रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, अभी ये भी देखेंगे, क्लियर। अब देखते हैं रेसिस्टिविटी, वो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक हमारा आएगा इसमें ये बच्चों कंडक्टेंस, यहाँ से करते हैं। अभी हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस, एक टॉपिक आएगा हमारा कंडक्टेंस। जो छोटी टर्म आने वाली है उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो कंडक्टेंस डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से हमने डिनोट कर दिया कंडक्टेंस को। तो ये लिखा मैंने, इट इज़ द रेसिप्रोकल, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, कंडक्टेंस का अपोजिट क्या लग रहा है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का अपोजिट है ये, ठीक है। दैट इज जी इज इक्वल टू 1/r, ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा फास्ट में इसलिए चल रहा हूँ कि सारी टर्म्स हमने पढ़ी हुई है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, रेसिस्टेंस की क्या थी, ओम, तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी, बस ये कर देंगे सिंबल ओम का, ठीक है। अब क्या बैठती है, अब पढ़ते हैं ये रेसिस्टिविटी, अभी हमने पढ़ा था रेसिस्टिविटी। अब देखते हैं कंडक्टिविटी, 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 इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी दैट इज इसको डिनोट करेंगे ये सिग्मा, और इसको करते हैं रो से, रो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वहाँ पर ओम मीटर थी, रेसिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये बच्चों, ठीक है। इसको हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं बच्चों। तो
तो कंडक्टेंस भी हमने पढ़ा, कंडक्टिविटी भी पढ़ा, रेसिस्टिविटी एक याद रखेंगे। रेसिस्टिविटी को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये रो से डिनोट करते हैं। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। कैसे? हमने देखा था कि यहाँ पर बच्चों आर रो एल अपॉन ए आया यहाँ से, और रेसिस्टिविटी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो रेसिस्टिविटी क्या आएगी? आर ए अपॉन एल। ठीक है, बट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है ना? फॉर्मूले से नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये जो आर रो जो आया था ये कांस्टेंट टर्म थी, और जहाँ पर ऐसा कांस्टेंट टर्म है तो ये कांस्टेंट टर्म ना तो एरिया पे डिपेंड करती है ना लेंथ पे। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, नेवर डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। तो किस पे डिपेंड करती है ये अभी आगे देखते हैं हम टॉपिक में। ठीक है, चलिए। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हमें डिफाइन करना था, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है किसी कंडक्टर का, और लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर भी 1 पुट किया हमने, यहाँ पर भी 1 पुट किया, देन क्या होगा? देन रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में यहाँ पर भी 1, अगर हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एक वायर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? देन जो उसमें जो रेसिस्टेंस होगी वो रेसिस्टिविटी कहलाएगी। इतना हमें याद रखना है। क्लियर है ना? इफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, देन इट्स रेसिस्टेंस, जब उसकी जो रेसिस्टेंस होगी, देन इट्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया बच्चों। लेकिन रेसिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट थी। जैसे हमने किस में पढ़ा था अभी, ये v अपॉन आई, यहाँ पर v और i का रिलेशन था, ये r का रिलेशन नहीं था, तो उसको भी ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोई बेसिक कंसेप्ट हमारा ऐसा ना बचा हो, और छोटी छोटी डेफिनेशन वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, और व्हाट इज डेरिवेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो देखते हैं बच्चों। यस, तो हमारी टर्म जो आएगी उसको हम देखते हैं। एक आएगा हमारा इंपॉर्टेंट इसमें रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टर्म है रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर वी विल डू डेरिवेशन। रिलैक्सेशन टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, डेरिवेशन स्टार्ट होने वाले हैं। 3.5 साढ़े तीन डेरिवेशन है इसमें बस, बाकी तो मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनके वर्किंग कंस्ट्रक्शन है और इनके ऊपर न्यूमेरिकल है। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इज डिनोटेड बाय टो, टो से डिनोट करेंगे, टो ये है टो। ठीक है, टो से डिनोट करते हैं इसको, क्लियर? तो डेफिनेशन मैं इसकी लिख देता हूँ। रिलैक्सेशन टाइम, चलिए तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ये आएगा वीडियो में। चलिए, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है बच्चों? सपोज किया ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इन द मेटल। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई ऐसे है, कोई ऐसे फ्री है, ये ऐसे जा रहा है, इसने इसको टक्कर मार दी, ये ऐसे गया, ये सामने से इसने मार दी,
तो इनका मोशन जो जिगजैग मोशन है, ठीक है, कोई इधर कोई इधर, यानी कि इसमें नेट वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ से रास्ता दें निकलना चाहे तो कोई निकलेगा नहीं, एक ही फ्लो में वेलोसिटी नहीं, मोशन नहीं है। ये ऐसे गया, इसने इसको रोक दिया, ये ऐसे गया, इसने इसको रोक दिया, तो नेट वेलोसिटी ज़ीरो है। सपोज़ मैंने इस पर लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर। अब देखेंगे कैसा होगा मोशन। बैटरी कनेक्ट की तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही कर दिया हमने, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव पहुँच गए, नेगेटिव क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, इन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे और फ्लो करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि जैसे पहले ये सारे कैसे थे, जिगजैग मोशन में थे। मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई तो एकदम से सारे मोशन में नहीं आएंगे, एकदम से ऐसा नहीं होगा कि ये सारे एक ही मोशन में आ गए एकदम से। ऐसे होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो हो सकता है कि इस थोड़ा सा संभलने में, इलेक्ट्रॉन्स को इधर मुड़ने में उसको टक्कर लगे, फिर उसको टक्कर लगे, जब बाद में जाके ये एक ही उसमें आएंगे मोशन में, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, ये इधर था तो ये इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती एकदम से ऐसा हो जाएगा, सारे ऐसे हो जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, टक्कर मारेंगे, सिर्फ संभलेंगे, फिर जाके एक मोशन में होंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो डेफिनेशन है, रिलैक्सेशन टाइम है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी कि जो दो एक इलेक्ट्रॉन्स का जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collision। एक बार फिर समझ लेंगे इसको, कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर के बीच का टाइम, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सपोज करो ये है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लगा दिया, अब ये जैसे कि अब ये मूव करेगा तो यहाँ पे टक्कर मारेगा, फिर ऐसे मूव इधर घूमेगा इतने में तो दूसरों को टक्कर मारेगा। पहले ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ऐसे हुआ, किसी को टक्कर मारी, ऐसे हुआ, किसी को टक्कर मारी, तो दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? चलिए जी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे डेरिवेशन आएगा इसलिए। अब एक टर्म होने वाली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी टर्म आएगी, इसको डिनोट करेंगे वीडी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो ये इनको जबरदस्ती ऐसे जाना पड़ रहा है, ये जो इनका एवरेज वेलोसिटी है इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहीं पर भी यूज़ करेंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई कर रखा है। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी, तो उसको लिखेंगे द एवरेज वेलोसिटी गेन, जो गेन की है किसने, गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, कंडक्टर in the opposite direction, in the opposite direction of the applied field। ये फील्ड ऐसे है और ये चलेंगे ऐसे, है ना। फील्ड हमने ऐसे अप्लाई किया है और इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों इनको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन्स का दो टक्कर के बीच का एवरेज टाइम, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे वो होगा, उसको घूमना है ऐसे तो वो टक्कर जरूर मारेगा। इलेक्ट्रॉन एक ऐसे लगी, एक ऐसे लगी, तो इनका एवरेज टाइम हम रिलैक्सेशन टाइम से डिनोट करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी
जो वो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद तो जो उनकी वेलोसिटी है उसका एवरेज, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ओके बच्चों, इतना पहले अच्छे से कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें जितने भी चैप्टर में डेरिवेशन है, 3.5 डेरिवेशन है, वी विल कंप्लीट ऑल 3.5। ओके।